आज हम लोग जो है इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो इंडक्टर है बेसिकली इंडक्टर आखिर है क्या। इंडक्टर जो है हमारे पास एक रेजिस्टिव कॉपर की जो है कॉइल होती है जिसे हम लोग कंडक्टर के ऊपर लपेट देते हैं और उस कंडक्टर का एज अ जो है इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई ना कोई कंडक्टर होता है। इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग कॉपर की बनी रेजिस्टिव वायर को इस तरीके से कंजस्टिव वे में जोड़ देते हैं कि वो एक कम्पैक्ट सा जो है मटेरियल बन जाता है। यहाँ पर इस तरीके से ये कॉइल जो है जुड़ जाती है आपस में और ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये सारा का सारा कंडक्टर समेत अब इंडक्टर कहलाता है। तो मार्केट में जो इंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगाते हैं, सर्किट्स में यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि छोटे छोटे से बने, जिस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटर्स को देखा था ना, सिमिलरली कैपेसिटर की तरह के ही बने होते हैं। इस तरीके से कंडक्टर सा होता है छोटा सा, उसके ऊपर ये रेजिस्टिव वायर जो है लपेट दी जाती है और इस चीज़ को, ये पूरी की पूरी चीज़ को एज अ इंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और सर्किट के अंदर। चूँकि हम लोगों ने जैसे कि एसी करंट के अंदर पढ़ा था ना कि हम लोग रेजिस्टेंस भी यूज़ कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है कि बेसिकली कोई ना कोई रेजिस्टिव वायर इस्तेमाल करी जाती है। और अगर आप लैब में काम करेंगे ना तो वहाँ पे तो आपको रेजिस्टेंस बॉक्सेस के साथ काम करना पड़ेगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स बना होगा जिसमें डिफरेंट यहाँ पर ना पूरे के पूरे सर्किट लगे होंगे और डिफरेंट कीज़ होंगी, उन कीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। एक पूरा का पूरा ना बॉक्स होता है जो लैब्स में यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम लोग सर्किट्स वगैरह लगाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह में जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं ना, वो रेजिस्टेंस होती है कार्बन रेजिस्टेंस। इतनी छोटी छोटी सी रेजिस्टेंस बनी होती है, डिफरेंट कलर कोडिंग की होती है। इसी तरह से जो कैपेसिटर मार्केट में इस्तेमाल करते हैं वो भी सिमिलरली कंडक्टर की तरह के ही बने होते हैं, लेकिन उसका मटेरियल बनने का तरीका जो है इंडक्टर से मुख्तलिफ होता है और जो इंडक्टर हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो है हमारे पास जो छोटे छोटे ये मटेरियल्स हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ करते हैं और हम इनको यूज़ करते हुए अपना सर्किट जो है कंप्लीट करते हैं। तो ये नहीं होता कि हमारे पास जो इंडक्टर एक बहुत ही बड़ा मटेरियल है उसको हम लोग लगाते हैं। इंडक्टर की जो शेप है वो ये शेप है, ये छोटी सी इसकी शेप होती है ताकि हम इसीलिए इसे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। कंडक्टर भी जो है हमारे पास कैपेसिटर आता है वो भी इसी शेप का है और इंडक्टर भी इसी तरीके का होता है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी बहुत छोटे छोटे जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जिन्हें लगाकर हम सर्किट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोगों को इंडक्टर के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम लोगों ने इंडक्टर के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग इंडक्टर को क्यों यूज़ करते हैं, इंडक्टर का फ़ायदा ही क्या है। जैसे कि हम लोगों ने एसी सर्किट वगैरह में देखा था कि हम लोगों ने जो है इंडक्टर को भी इस्तेमाल किया था, रेजिस्टेंस को भी इस्तेमाल किया था और कैपेसिटर को भी इस्तेमाल किया था। वहाँ पे तो हम ऐसे करते थे ना कि कंडक्टर के लिए अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो 2 प्लेट्स का साइन दे देते थे। इसी तरीके से अगर हमारे पास इंडक्टर होता है तो इंडक्टर के लिए इस तरह सर्कुलर डायरेक्शन का शेप दे देते हैं। चूँकि इसमें कॉइल लपेट के आती है तो उसको इस डायरेक्शन में शो कर देते हैं और जो रेजिस्टेंस है उसको इस डायरेक्शन में शो करते थे। लेकिन बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो होती इस तरह की कार्बन रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो इस तरीके से इन तीनों को हम लोग सर्किट में यूज़ कर लेते हैं। इंडक्टर को सर्किट में इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंडक्टर जो है अगर हमारे पास कोई एसी सोर्स है तो एसी सोर्स के अंदर हमें मालूम है कि इंडक्टर के यूज़ के दौरान जो है हमेशा उसका जो वोल्टेज है वो लीड कर देता है करंट से। और कैपेसिटर अगर इस्तेमाल करें तो कैपेसिटर में हमें मालूम है कि जो करंट है वो लीड करता है। अगर ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर, अगर एसी सोर्स में इस्तेमाल करें तो करंट लीड कर जाता है और वोल्टेज लैग। सिमिलरली अगर आप इंडक्टर यूज़ कर रहे हो तो आपका वोल्टेज लीड कर जाता है और करंट लैग कर जाता है। और रेजिस्टेंस के केस में चूँकि दोनों ही इन फेज रहते हैं इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आई और वी का इन फेज आ जाता है। तो इस तरीके से एसी और डीसी में इनके जो इस्तेमाल होने का तरीका डिफरेंट है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर भी कुछ हद जो है एनर्जी को स्टोर कर लेता है और अगर आपका सर्किट किसी वजह से ब्रेक हो गया है तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपने अपने सर्किट में लगाए हैं ये सर्किट को एनर्जी फ्राहम करते हुए आपका सर्किट जो है कुछ देर तक रन करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है इसी तरह इंडक्टर जो है उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर हो जाती है जो बावक्त ज़रूरत एनर्जी जो है प्रोवाइड करके आपके सर्किट को कंप्लीट करते रहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जो कैपेसिटर्स हैं उनको किसी भी सर्किट में जोड़ने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सीरीज जो कैपेसिटर है उनके दो तरीके हम लोगों ने पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों के ही हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक सीरीज प्लेट कैपेसिटर। सिमिलरली रेजिस्टेंस को भी हम लोगों ने सीरीज वे में भी जोड़ा था और पैरेलल वे में भी। इसी तरीके से इंडक्टर को भी सर्किट के अंदर इस्तेमाल करने के दो मेथड होते हैं। या तो इंडक्टर को हम लोग पैरेलल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं या इंडक्टर को हम लोग सीरीज वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं देख रहे हैं बल्कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये चीज़ देख रहे हैं।
हम ये देखना चाहते हैं कि इंडक्टर में एनर्जी किस तरीके से स्टोर हो जाती है, तो किस तरीके से स्टोर हो जाती है कि हम इसे क्यों सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम इसके लिए जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है पहले तो उसके बारे में मालूम करेंगे ना। अगर तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है तो तभी हम इसको सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं ना। तो हमें बेसिकली अभी ये मालूम करना है कि इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी किस तरीके से इस इंडक्टर के अंदर जो है वो रह जाती है। तो उसके बारे में हम इस तरीके से देखते हैं कि हमें मालूम है कि ये हमारा कोई ना कोई कंडक्टर होगा। इस कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने क्या काम किया, इस कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने ये काम किया कि हम लोगों ने एक कॉइल जो कि है कॉपर की बनी हुई रेजिस्टर वायर है उसे इस कंडक्टर के ऊपर लपेट दिया। जैसे ही हम इस कंडक्टर के ऊपर लपेट देंगे तो अब ये जो कंडक्टर है एज अ इंडक्टर एक्ट करेगा। मैं इसे बेसिकली कह सकती हूँ कि ये मेरे पास एक इंडक्टर बन चुका है और इस इंडक्टर को मैंने 2 वायर्स के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पर स्विच भी लगाना चाहिए था। लेट्स से कि ये हमारा स्विच है जो कि अभी ओपन है और यहाँ से मैंने इसको बैटरी के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही इस स्विच एस को क्लोज कर दिया जाएगा तो हमें मालूम है कि ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा और इस सर्किट में जो है इंडक्टर लगा है तो जैसे ही करंट इसमें से फ्लो करेगा, ये करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन है, तो करंट इस इंडक्टर में से भी फ्लो करेगा और जितनी यहाँ पे कॉपर के रेजिस्टिव वायर जितनी टाइटली यहाँ पर लगी होंगी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में, उतना ज़्यादा इस कंडक्टर के अंदर से पास करने वाला करंट बढ़ता चला जाएगा। करंट जो है उतना ही ज़्यादा इस इंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा। चूँकि इंडक्टर का हमें मालूम है कि इंडक्टर इस सूरत में बनता है कि इस तरीके से हम लोग कोई भी कॉपर की रेजिस्टिव वायर है उसे सर्कुलर डायरेक्शन में किसी भी कंडक्टर के ऊपर लपेट दें तो अब वो जो कंडक्टर है वो एज अ इंडक्टर एक्ट करता है। तो ये हमारे पास कंडक्टर था जिसे हम लोगों ने इंडक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से जो करंट है वो इस सर्किट में से फ्लो करता हुआ इस तरीके से अपना पैसेज कंप्लीट कर लेता है। अब हमें इतना मालूम है कि इस कंडक्टर की जिसके ऊपर हम लोगों ने कॉइल को लपेट कर इसे इंडक्टर में कन्वर्ट किया, कुछ ना कुछ लेंथ एल होगी, कुछ ना कुछ एरिया इसका ए होगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जो कि इसकी पूरी लेंथ को कवर करते होंगे, जिसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एन जो है कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एल जो उसकी लेंथ है इज इक्वल्स टू स्मॉल एन। ये हम 12 बार पढ़ चुके हैं कि जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जितनी यूनिट लेंथ के अंदर होते हैं उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं उनकी रेशियो को। तो इस तरीके से हमारे पास स्मॉल एन भी आ जाता है। अब दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि इसके अंदर से जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट के फ्लो करने की वजह से यहाँ पे हमें मालूम है कि इस कंडक्टर के अंदर से जो है जो कि अब एक इंडक्टर बन चुका है, करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। वो भी बात ठीक है कि यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर मैं उसे रिप्रेजेंट कर लूँ तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होगी। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ गई जो कि ये अपेयर कर रही हैं कि ये जो इंडक्टर है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्कस नहीं कर रही, अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि करंट इस कंडक्टर के अंदर से जो कि इंडक्टर बन चुका है फ्लो कर रहा है। और हमने देखना है कि करंट जो फ्लो कर रहा था तो इसने इस इंडक्टर के अंदर क्या तब्दीली लाई। हमें मालूम है कि जब करंट फ्लो करे तो करंट के फ्लो करने की वजह से हमें मालूम है कि करंट वेरी कर रहा है, मतलब पहले मिनिमम था, मिनिमम से मैक्सिमम होता है। तो करंट की वेरिएशन जो है इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी तादाद कभी ज़्यादा होती है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की और कभी कम, जो कि क्या प्रोड्यूस कर देती हैं हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देती हैं। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोड्यूस होने के साथ ही हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस हुई होगी। तो यहाँ पे हम लोग ईएमएफ का भी पता चला लेते हैं। लेकिन इस केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोगों ने जैसे कि चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था कि जो ईएमएफ की जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है, ईएमएफ क्या चीज़ है। ईएमएफ हमें ये बताती है कि कोई भी वर्क जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया जाए। अब ये एक कंडक्टर है, हमें ये तो मालूम है कि ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से जो है करंट ने पास करना है। इन इलेक्ट्रॉन के अंदर जाहिर सी बात है रेजिस्टिव भी होती है। इलेक्ट्रॉन जो है करंट के बहाव को जो है इतना आसानी से नहीं करंट को जाने देते हैं अपने अंदर से, बल्कि करंट के रास्ते में काफ़ी हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी रुकावट आ रही होती है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर हमेशा जो है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। रेजिस्टेंस इसके अंदर आ जाती है, आर का फैक्टर भी होता है।
तो इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत काम करना पड़ता है इस आई चार्ज को, यानी कि इस आई करंट को अपने अंदर से पास करने के लिए। तो अब ये जो काम कर रहे हैं इस करंट को यहाँ से पास करने के लिए अपनी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि करंट पास हो सके और इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं उन्हें काम करना पड़ता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो काम होता है उसे बेसिकली ईएमएफ कहते हैं। हमारे पास जो ईएमएफ किसी भी कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होती है वो ईएमएफ जो है उन इलेक्ट्रॉन पर किए जाने वाले चार्ज के बराबर, किए जाने वाले वर्क के बराबर होती है। हमें मालूम है कि यहाँ पे डेल्टा क्यू यानी कि हमारे चार्जेस हैं, इन्हें आप सिंपली क्यू भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डेल्टा क्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग डेल्टा वर्क से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा वर्क बहुत ही कम है, हम थोड़ी थोड़ी फोर्स लगा रहे होते हैं, थोड़ा सा करंट पास हो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा होता है। लेकिन ऐसा ऐसा काम करने की इस्तात बढ़ती चली जाती है, ज़्यादा करंट पास होना शुरू हो जाता है, करंट के ज़्यादा पैसेज की वजह से काम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो काम की इस्तात बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ बढ़ती चली जाती है। तो हम लोगों ने जब ईएमएफ को डिफाइन किया था तो बेसिकली हमने ये कहा था कि ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर की जाने वाला काम होता है जिसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गई। और दूसरा हमें ये मालूम है कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है जिसके ऊपर कॉइल लपेट के से एक इंडक्टर बना दिया गया है, ये इंडक्टर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडक्टर है, तो इसे मैं प्राइमरी इंडक्टर कह सकती हूँ। और हमें मालूम है कि प्राइमरी कॉइल हो या प्राइमरी सोलेनॉइड हो तो इन चीज़ों के अंदर जब भी सेल्फ इंडक्टेंस, जब भी जो है हमारे पास ईएमएफ आए, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई है, तो वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है वो इसमें आती है एल के फैक्टर से, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस से। मतलब कि ये जो हमारे पास इंडक्टर है इसके अंदर अभी भी कोई ना कोई सेल्फ इंडक्टेंस एल का फैक्टर होगा। चूँकि हम लोगों ने पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ा है कि किस तरीके से हम लोगों ने फैराडे लॉ को और जो है हमारे पास और करंट और फ्लक्स को रिलेटेड करके हम लोगों ने ईएमएफ को यूज़ करके एल के लिए हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाला था, जिसमें हमें पता चला था कि एल जो है जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमेशा एप्साई आई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल होते हैं। मतलब कि इनकी रेशो का जो है इनकी रेशो हमारे पास एल के इक्वल आ जाती है। तो अगर मैं इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ के बारे में बताऊं जो कि इस इंडक्टर में से हो रही है, जो कि एक प्राइमरी कॉइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इस तरीके से होती है। इसको हम लोग एल जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ है जो कि इस इंडक्टर एल के अंदर जो है प्रोड्यूस हुई है, जिसकी लेंथ एल है। तो ये जो ईएमएफ है दोनों के अंदर सेम ही हुई होगी, चाहे ईएमएफ की डेफिनेशन ये यूज़ कर ली जाए या ईएमएफ की डेफिनेशन ये यूज़ कर ली जाए। बेसिकली तो दोनों चीज़ों ने प्रोड्यूस तो ईएमएफ ही की है ना इस इंडक्टर के अंदर। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्यों ना हम लोग राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर लें। जब हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू है और इस साइड पे हमारे पास एल इंटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो हमें जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की है कि मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो किस तरीके से स्टोर हो जाती है, वो एनर्जी कितनी होती है उस इंडक्टर के अंदर जिसे हम लोग जो है बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी जो है हमें मालूम है कि वो वर्क की एक फॉर्म है, तो क्यों ना मैं वर्क के लिए रिलेशनशिप निकाल लूँ। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू रखूँ और डेल्टा क्यू को इस तरफ ले जाऊँ तो एल इंटू यहाँ पे डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आ जाएगा। अगर तो मैं सिर्फ डेल्टा टी को आई के नीचे रखूँ तो ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा आई कर लूँ तो हमें मालूम है कि ये चीज़ हमें ये बताती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जितने चार्जेस होंगे उन चार्जेस में से कितने वक्त के दौरान जो है उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हुआ है। मतलब कि अगर करंट की डेफिनेशन की जाए तो करंट बेसिकली हमें ये बताता है कि उस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस हैं और उन चार्जेस में से उन चार्जेस के अंदर जितने टाइम में हमारे पास करंट पास हुआ है, ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। मतलब कि वक्त के कितने मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस के अंदर से करंट गुजरा होगा, एक चार्ज के अंदर से, दो चार्ज के अंदर से। इसलिए हम लोगों को जो चार्जेस हैं जिसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हमें कंडक्टर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कि उन इलेक्ट्रॉन के अंदर से कितने टाइम के अंदर जो है करंट पास किया है। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हमें बेसिकली करंट की इंडिकेशन दे देता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आई लगा सकती हूँ और ये डेल्टा आई, ये हमारे पास डेल्टा आई आ गया। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो है बराबर है डेल्टा डब्ल्यू के।
अब अगर मैं इस बात को डिस्कस करूँ कि जो डेल्टा डब्ल्यू, जैसे कि हम लोगों ने इंडक्टेंस के केस में बताया था कि डेल्टा का मतलब यही है कि स्टार्टिंग में जो है वर्क डन बिल्कुल ज़ीरो हुआ होगा, स्टार्टिंग में कोई भी हिंड्रेंस नहीं हुई होगी, करंट जो है बहुत ही मिनिमम पास कर रहा होगा, तो कोई भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ होगा, ना ही इतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाता है, किया जाने वाला काम, पैदा होने वाली ईएमएफ और गुजरने वाला करंट भी बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू है, जो कि हमारे पास बराबर आता है कि स्टार्टिंग में तो काम बिल्कुल मिनिमम था, यानी कि ज़ीरो के इक्वल था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है और मैक्सिमम वर्क डन के इक्वल हो जाता है। तो ये जो ज़ीरो है ये इंडिकेट करता है कि काम जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हुआ है। तो अगर मैं इसे ज़ीरो टू माइनस जो है वर्क डन लिख लूँ, या वर्क डन मैक्सिमम माइनस ज़ीरो लिख लूँ, तो आएगा तो ये वर्क डन इक्वल डब्ल्यू के बराबर ना। तो आप इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से, ये चीज़ हमें बेसिकली इंडिकेट करती है कि हम लोगों ने वर्क के दरमियान जो है डिफरेंस लिया था कि वर्क किस तरीके से मिनिमम से मैक्सिमम हुआ है। तो डेल्टा डब्ल्यू को मैं यहाँ पे अब किस फॉर्म में लिखूँगी, सिर्फ डब्ल्यू की फॉर्म में। इसी तरीके से मेरे पास जो डेल्टा आई आ जाता है। अब डेल्टा आई को भी तो सॉल्व करना है, चूँकि मैं पूरी क्वीन के अंदर से डेल्टा का रिलेशन ख़त्म कर रही हूँ, डेल्टा का साइन जो है एलिमिनेट कर रही हूँ, तो उसके लिए डेल्टा आई के साथ भी तो डेल्टा लगा, उसे भी ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डेल्टा आई है ये हमारा आई एवरेज करंट है। ये हमारा मैक्सिमम करंट नहीं होता बल्कि एवरेज है, ये चेंज होता चला जा रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, करंट मिनिमम होगा, करंट कभी भी ज़ीरो तो नहीं ना होता जब भी किसी सर्किट के अंदर से फ्लो करे, तो करंट मिनिमम है, आहिस्ता आहिस्ता जो है करंट मैक्सिमम होता चला जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, तो ये तो डेल्टा आई के इक्वल था। लेकिन डेल्टा आई को मैंने बताया कि आई एवरेज के इक्वल है, तो जब भी हमें किसी चीज़ की एवरेज लेनी हो, मतलब कि करंट मिनिमम से होता होता मैक्सिमम गया, मुझे इस चीज़ की एवरेज बतानी है, तो मैं मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगी, जो कि मेरे पास आई के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों करंट भी चूँकि आई के इक्वल ही होते हैं, तो बेसिकली क्यों ना लिख लूँ कि आई डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हमारे पास आई मिनिमम प्लस आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों को मैंने क्या किया कि आई मिनिमम और आई मैक्सिमम को मैंने इक्वेट कर लिया कि ये सिंपली आई के इक्वल है, और 2 नीचे डिवाइड हो रहा था, तो ये मेरे पास आई बाई 2 के इक्वल आ गया हमारे पास आई। तो अब यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास डेल्टा आई लिखा है वहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये डेल्टा आई डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है, और पहले वाला आई यहाँ पर ये जो कि चार्जेस के रिलेशन से आया, और एल जो है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है, और जो डेल्टा डब्ल्यू है इसकी जगह सिर्फ डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे कि सिर्फ हम डेल्टा डब्ल्यू नहीं बताना चाहते, हम लोग एनर्जी का डिफरेंस नहीं बताना चाहते, हम सिर्फ एनर्जी बताना चाहते हैं जो इंडक्टर के अंदर स्टोर है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी या वर्क डन का जो रिलेशन आएगा वो एल इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये वो एनर्जी है जो हमारे पास इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें बताती है कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी किस तरीके से जो है वो सेव हो जाती है। बेसिकली आपने कभी गौर किया है कि हम लोगों ने जब कैपेसिटर का केस किया था, तो कैपेसिटर के केस में जब हम लोगों ने इसकी एनर्जी बताई थी ना कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी भी हम लोगों ने इस तरीके से बताई थी कि वो एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ पर जो है कैपेसिटर का केस था, तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आ गई थी, और ये जो हमारे पास V है, क्योंकि उस वक्त कैपेसिटर को वोल्टेज से रिलेट कर रहे थे, तो वोल्टेज का स्केयर आ गया था, और 1/2 तब भी हम लोगों ने कांस्टेंट के तौर पे लगाया था जब हमने उसका केस इस्तेमाल किया था। तो बेसिकली देखिए चीज़ें कितनी आपस में रिलेट करती हैं, चाहे इंडक्टर का केस हो या कैपेसिटर का केस हो। इन्हें हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया है कि 1/2 का फैक्टर 7 आ जाता है, चूँकि इसलिए उसका फैक्टर 7 आता है कि करंट जो है मिनिमम से मैक्सिमम हुआ है। इसी तरीके से हमने उसकी एवरेज ले ली करंट की, तो यहाँ पे 1/2 करंट का स्केयर आ गया। सिमिलरली क्या होता है कि इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जैसे कि ये वर्क डन है जो कि इंडक्टर का है, ये एल आई का स्केयर है, और 1/2 को सेपरेट कर लो, और जो कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस आई थी जिसे हम लोगों ने यू से रिप्रेजेंट किया था, जो कि कैपेसिटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास 1/2 CV स्केयर के इक्वल आया था। देखिए अब कैपेसिटर में C जो कि कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडक्टर में L जो कि इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इंडक्टर में हम लोग करंट को इसलिए लिया क्योंकि करंट के पास करने की वजह से ही उस इंडक्टर के अंदर जो है एनर्जी स्टोर हो रही है, और यहाँ पे चूंकि वोल्टेज का रिलेशन आ जाता है, तो हम लोग वोल्टेज के स्केयर से कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज में मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा होता है।
तो दोनों केसेस आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इसका पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टेंस यूज़ कर लेते हैं, यहाँ कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटेंस यूज़ कर लेते हैं, और कैपेसिटेंस को वोल्टेज के साथ रिलेट कर देते हैं और इंडक्टर को आई करंट के साथ रिलेट कर देते हैं। चूँकि इंडक्टर के अंदर आई करंट के पैसेज की वजह से हमारा कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, इस वजह से हम लोगों को आई को यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली अब जो हमारी एनर्जी है जो इंडक्टर के अंदर जो है स्टोर हो गई है वो 1/2 L इंटू आई स्केयर है, जिसे हम लोग बवक्त ज़रूरत अपने सर्किट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा सर्किट किसी वजह से ब्रेक डाउन हो जाए तब भी इस इंडक्टर के अंदर स्टोर हुई एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास एनर्जी आ गई जो इंडक्टर के अंदर स्टोर हो गई, अब यहाँ पे जो L है, L हमें मालूम है कि हमारे पास इंडक्टेंस है जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है, और सेल्फ इंडक्टेंस को जब हम लोगों ने इसका निकाला था रिलेशन, तो हमने कहा था कि जितना करंट वेरी करता है वो करंट डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे फ्लक्स से, क्योंकि इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली इस सर्किट के अंदर से जो कि इंडक्टर है हमारे पास, उस इंडक्टर के जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतना ही करंट बढ़ता चले जाएगा। तो ये दोनों जो है N इंटू फ्लक्स ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं करंट के साथ। तो इनको ही हटा के हम लोगों ने L के लिए जब रिलेशन बनाया था तो ये N इंटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय I के इक्वल आया था, तो ये हमारे पास I का रिलेशन आ गया था। अब मैं इस रिलेशन को आगे मज़ीद इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैंने बात की है कि जब इंडक्टर की बात आती है तो इंडक्टर में हम लोग करंट आई को रिलेट करते हैं उसके साथ, जबकि कैपेसिटर में तो वोल्टेज का था। अब इंडक्टर के अंदर करंट आई को इसलिए रिलेट कर रहे हैं कि करंट आई के पैसेज की वजह से उस कंडक्टर के अंदर जो है, जो कि एक इंडक्टर बन चुका है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हो जाती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी तो इस एनर्जी को बताना है ना कि एनर्जी उस फॉर्म में कैसे आएगी कि अगर हम एल की जगह इस तरह का फॉर्मूला लगा दें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आती हो, तो हमें पता है कि जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए के इक्वल होता है, और एनर्जी सी और आई नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है। अब हमें ये भी मालूम है कि जो कैपिटल N है ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n, ये हमारे पास पर यूनिट लेंथ L है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे ये करना पड़े कि जो स्मॉल n है इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो स्मॉल n जो है मेरे पास कैपिटल L इंटू एन के इक्वल आ जाता है। इसी तरह मैंने इसको इसी के इक्वल क्यों किया, इसकी भी रीज़न है। हमें मालूम है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टर है, इंडक्टर इस तरीके से बनता है कि हम कॉइल को सोलेनॉइड की फॉर्म में जो है इंडक्टर के ऊपर लपेट देते हैं। तो जो इंडक्टर के ऊपर कॉइल होती है ना, वो ऐसी कॉइल होती है जैसे कि सोलेनॉइड कॉइल है। तो सोलेनॉइड कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो हमेशा हमारे पास म्यू नॉट N इंटू आई के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पर N का फैक्टर था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर भी N का फैक्टर लगाना पड़ा। और ये जो n फैक्टर यूज़ किया स्मॉल n, ये इसीलिए यूज़ किया क्योंकि B जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के लिए, उसके अंदर भी n का फैक्टर आता है, तो ये n जो है स्केयर बन जाएंगे और हमें आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। तो अब हमारे पास जो कैपिटल L है वो आ जाएगा बराबर, चूँकि हमें मालूम है कि N B A डिवाइडेड बाई आई के इक्वल था, और B हमारे पास जो है वो म्यू नॉट N इंटू आई के इक्वल है, और साथ ही हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं अब कैपिटल A को, और यहाँ पे कैपिटल N की जगह अगर मैं लिख दूँ स्मॉल n इंटू एल, तो ये मेरे पास जो है चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि मैंने एक चीज़ की जो है उनकी जो जगह लगाई थी, मतलब कि कैपिटल N की जगह जो है मैंने पुट किया था स्मॉल n को, वो इस तरीके से कि स्मॉल n जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आता है L के साथ, और ये इक्वल आ जाता है कैपिटल N के, मतलब कि चीज़ों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करके मैंने इस तरीके से ये फॉर्मूले को एडजस्ट कर दिया। अब इस तरीके से इसलिए एडजस्ट किया है कि कैपिटल I जो है ये इस I से कैंसिल हो जाए, और हमारे पास जो इंडक्टेंस के लिए फॉर्म है वो ज़रा थोड़ा इजी हो जाए। हम इंडक्टेंस को बेसिकली इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए लेके जाना चाहते थे ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारी इंडक्टेंस है इस इंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी प्रोड्यूस होती है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा इंडक्टर है, करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपेयर हो रही हैं, तो हमें ज़रा इस इंडक्टर के बारे में ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से एक्ट कर रही है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी के फॉर्म में रखूँ, एनर्जी के फॉर्मूले में प्लेस करूँ उस इंडक्टेंस को, तो क्या इफेक्ट आता है एनर्जी के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये एन स्केयर बन जाएगा, ये एन स्केयर एल इंटू ए इंटू म्यू नॉट, ये हमारे पास इंडक्टेंस आ गई इंडक्टर के लिए।
तो बेसिकली हमारे पास जो है एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा अगर हमें कभी ये बताना हो कि आया कि आप एनर्जी के बारे में बताएं जो कि इंडक्टर की है, और इस फॉर्म में आप बताएं कि आप मैग्नेटिक फील्ड बी को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में आप इस तरीके से बता सकते हैं कि अब आपकी जो इंडक्टर की एनर्जी है वो आपके पास 1/2, और आपके पास आई चूँकि आपको मालूम है आएगा क्योंकि वो फॉर्मूले का था, तो आई स्केयर एज इट इज़ ही, और एल की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जो कि एन स्केयर एल इंटू ए इंटू म्यू नॉट के इक्वल आ जाती है। तो ये आपके पास जो है आपको एनर्जी बताते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी है आपकी इंडक्टर की। और अगर आप ये कहें कि यहाँ पे तो हमें बी का कोई फैक्टर नज़र ही नहीं आ रहा, मतलब बी है ही नहीं, चाहे हम बी को ही सॉल्व कर कर आए हैं मगर आपको बी नज़र नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि आप कंप्लीटली इस तरह सॉल्व करें कि बी का फैक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी साथ नज़र आए, तो उसे भी आप कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इंडक्टर की जो कॉइल है वो सोलेनोइड कॉइल की तरह है, और सोलेनोइड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट एन इंटू आई के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो अगर मैं आई की जगह ये पुट कर दूँ कि हमारे पास बी डिवाइड बाई म्यू नॉट एन आ जाए, तो यहाँ पर मैं आई की जगह लिख सकती हूँ जो कि इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट बी डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू एन, और यहाँ पर इसका स्केयर और 1/2, और यहाँ पर भी एन का स्केयर एल इंटू ए इंटू म्यू नॉट आ जाएगा। तो ये म्यू नॉट इस म्यू नॉट से कैंसिल हो जाता है, एक एन इस एन स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली अब जो एनर्जी है वो 1/2 बी स्केयर एन और ए एल के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमें बताती है इंडक्टर की एनर्जी के बारे में, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से उसकी क्या इंडक्टेंस की जो है एनर्जी होगी। तो हर रिस्पेक्ट से, हर लिहाज से आप एनर्जी के बारे में बता सकते हैं कि इंडक्टर की एनर्जी अगर आप लेंथ की फॉर्म में बताना चाहें तो वो किस तरीके से है, अगर आप एन की फॉर्म में बताना चाहें तो कैसे है, अगर आप करंट की फॉर्म में बताना चाहें तो कैसे आएगी, और अगर आप बी की फॉर्म में बताना चाहें तो कैसे आएगी। और दूसरी चीज़ आपको ये भी मालूम है कि हर चीज़ की हम एनर्जी डेंसिटी भी बताते हैं, जैसे कि कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी बताई थी, इसी तरीके से हम लोग जो इंडक्टर है उसकी भी एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताएंगे कि इसकी एनर्जी डेंसिटी किस तरीके से आती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी जो है, अगर हमें इसकी डेंसिटी के बारे में बताना हो तो हम क्या करते हैं कि जो डेंसिटी होती है हमेशा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास एनर्जी है, जिसकी मैस, इसकी क्वांटिटी है, अगर मैं इसको इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, लेट्स से कि ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम चूँकि हमेशा लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है, ये मतलब जो इसका वॉल्यूम आएगा यहाँ पर वो क्या होता है कि हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के इक्वल आ जाता है ना किसी भी चीज़ का वॉल्यूम। तो जो लेंथ इंटू विड्थ होती है ये हमारे पास एरिया के इक्वल आ जाती है। तो एरिया और जो है इसके साथ हम लोग एज को लगा लें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से करूँ कि मैं यहाँ पर जो है अपने वॉल्यूम को डिवाइड कर रही हूँ, तो वॉल्यूम इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकती हूँ। और वॉल्यूम के बारे में मुझे मालूम है कि ये जो हाइट है उस कंडक्टर की, अगर मैं इसे भी एल के इक्वल कर लूँ कि जो उसकी हाइट है वो उसकी एल के इक्वल ही, उसकी लेंथ के इक्वल ही है उसकी हाइट है, तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि ये जो स्मॉल एच है ये मेरे पास स्मॉल एल के इक्वल हो गया है। तो जब ये एल के इक्वल हो गया तो इसका मतलब है वॉल्यूम बेसिकली एल इंटू ए के इक्वल आ गया। तो अगर मैं वॉल्यूम की जगह यहाँ पर एल इंटू ए लगा दूँ तो ये एल इंटू ए इस एल इंटू ए को कैंसिल आउट कर देगा। तो बेसिकली एनर्जी का जो फाइनल फॉर्म आपके पास आएगी इंडक्टर की एनर्जी की, वो 1/2 बी स्केयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आएगी। क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे बल्कि म्यू नॉट का स्केयर नहीं बल्कि सिर्फ म्यू नॉट आएगी, क्योंकि म्यू नॉट इसलिए आएगी कि आपको मालूम है कि जब हम लोगों ने बी के वैल्यू प्लेस की थी तो हमें मालूम था कि जो बी है हमारे पास वो हमारे पास इस तरीके से आया है कि आई की जगह हम लोगों ने प्लेस किया है। तो आई स्केयर था तो वहाँ पे बी स्केयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्केयर एन स्केयर आया था, तो एक म्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो जाता है मगर एक बच जाता है। तो इस वजह से हमारे पास जो अब एनर्जी निकली है इंडक्टर के अंदर, अगर हम बी की फॉर्म में बताना चाहें तो बहुत ही सिंपल और इजी हो जाता है कि हम इसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता हो और अगर उसका स्केल ले लें और जितनी हमारे पास परमेबिलिटी है जिसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड अपेयर हुई है उससे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास जो है इंडक्टर की एनर्जी के बारे में आ जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में जो है इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है, डिफरेंट फैक्टर्स को पुट करके हम डिफरेंट टाइप की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी एनर्जी जो है इंडक्टर की होती है। तो इंडक्टर इस तरीके से मुख्तलिफ फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता चला जाता है और साथ साथ यूटिलाइज भी कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टोर भी कर लेता है। और स्टोर की हुई एनर्जी को बेसिकली हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए।